कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो पार्ट 5। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि आरव आयंसी को मॉल लेकर जाता है जहां उसकी मुलाकात आयन से होती है और दोनों का झगड़ा होता है क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी थी। अब आगे आरव की कार बंगले के सामने आकर रुकती है और वो ड्राइविंग सीट से निकल दूसरी तरफ जाकर पैसेंजर सीट के तरफ का दरवाज़ा खोलता है और आयंसी को गोद में उठा लेता है क्योंकि आयंसी सो रही थी। जब आरव और आयंसी बारबी मूवी देख रहे थे मॉल में तभी आयंसी सो गई थी और आरव उसको गोद में उठा वहाँ से निकल जाता है। आरव आयंसी को ले सीधा उसके आयंसी रूम में जाता है और धीरे से उसको बेड पर रखता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। आरव उसके माथे पर किस करता है और उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, पता नहीं चला कब मेरी प्रिंसेस मेरी डॉल 15 साल की हो गई, लेकिन अभी भी इसके चेहरे पर वही मासूमियत है जो पहले था। मॉम डैड के जाने के बाद हमने आंसू को कैसे संभाला है ये तो हम ही जानते हैं। उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, जब स्कूल में हम तीनों भाई दूसरे बच्चों को उनकी बहन के साथ देखते थे तो यही सोचते थे कि हमारी बहन क्यों नहीं है। फिर इतनी मिन्नतों के बाद मॉम फिर प्रेग्नेंट हुई और उन्हीं एक प्यारी सी गुड़िया हुई, हमारी आयांसी। ये नाम भैया ने रखा था। कभी तुम्हें बहन समझा ही नहीं, हमेशा हम तीनों ने तुम्हें एक बेटी समझकर ही प्यार किया। मॉम डैड की आखिरी निशानी हो तुम हमारे पास, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। और मुझे पता है जब फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी तो भैया तुम्हारे पति को भी घर जमाई बना हींगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वही तुमसे करते हैं। किसी के भी भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। उनका बस चले तो तुम्हारे पति को तुम भी तुम्हारे आसपास ना भटकने दे और ना तुम्हारे करीब जाने दे कि तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ हो। अगर तुम ज़रा भी रोई तो भैया तुम्हारे पति को ना पीट दे और इस चक्कर में हमें मामा बनने का सुख भी नहीं मिलेगा। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि भैया तुम्हारे पति को जब वार्निंग देंगे पूरे माफिया वाले रोल में। ये बोलते हुए आरव को हंसी आ जाती है। कोई नहीं, हम तो अपनी प्रिंसेस के लिए एक प्यारा सा प्रिंस लाएंगे जो हमारी डॉल को बहुत प्यार करे और हमारी डॉल का जब बेबी होगा तो वो भी बिल्कुल हमारी डॉल की तरह क्यूट होगा। उफ, कितना मज़ा आएगा जब हमारी क्यूट सी प्रिंसेस मम्मा बनेगी और जब प्रेग्नेंट होगी तब और ज़्यादा क्यूट लगेगी, एकदम लिटिल पंडा। और मुझे पता है तब भी हमारी गुड़िया अपना सारा काम हमेशा ही करवाएगी। इनफैक्ट इनके क्यूट सी लिटिल बेबी को भी हमें ही संभालना पड़ेगा। अपने सर पर चपेट मारकर मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, एक 15 साल की बच्ची की शादी और बच्चों का सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे फ्यूचर का सोच डर लगता है कहीं तो हम तुम्हें किसी गलत हाथों में ना सौंप दें। अगर ऐसा हुआ तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जो भी तुम्हें अरे तीनों भैया तुम्हारी तो जो ये चेहरे की मासूमियत है ये कभी खोने नहीं देंगे। आरव के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और उस मुस्कान के साथ एक चिंता भी थी। वो आयंसी को अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर निकल जाता है। शाम के 6 बजे रहे थे। आयंसी की नींद टूटती है, वो उठकर बैठ जाती है। उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहाँ उसका फ़ोन होता था लेकिन वहाँ नहीं था। वो इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रही थी और उसका चेहरा देख कोई भी बता सकता था कि वो किसी भी पल रोने वाली है। आरव का कमरा। आरव बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी टेबल पर रखा फ़ोन बजता है तो उसका ध्यान अपने लैपटॉप की स्क्रीन से हट टेबल पर रखा मोबाइल पर पड़ती है। वो उस मोबाइल को टेबल से उठाकर देखता है, उसमें स्माइल नाम से फ्लैश हो रहा था और फ़ोन आयंसी का था। आरव अपने आप से कहता है, ये तो आंसू का फ़ोन है, ये स्माइल कौन है। वो कॉल रिसीव करने जाता है तभी आयंसी फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है और जल्दी जल्दी एक सांस में कहती है, मेरा फ़ोन है। इस वक्त वो हाँफ रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरव उसको चेहरा देखते हुए कहता है, ये स्माइल कौन है। आयंसी ये सुनने के बाद डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, फ्रेंड आरव। ओके, पार्टी में नहीं जाना,
बच्चा। आयंसी मासूमियत से कहती है जाना है ना। आरव तो रेडी नहीं हुई तुम? आयंसी रेडी होने जा रही हूँ भैया। इतना बोल वो जल्दी से वहाँ से निकल अपने रूम में चले जाती है और शावर लेने जाती है। शावर लेने के बाद आज उसने जो ड्रेस मॉल से ख़रीदा था पार्टी के लिए वो ले क्लोजेट की तरफ चले जाती है। ये ड्रेस उसे आरव ने पसंद करके दिया था। कुछ ही देर में आयंसी पूरी रेडी हो जाती है और लास्ट में वो राघव का दिया हुआ वो घड़ी पहन लेती है। आयंसी ने बहुत खूबसूरत सा ब्लू कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहन रखा था और बालों को साइड में गुथा हुआ था जिससे कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आंखों में काजल और होठों पर बिग पिंक लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग और पैरों में फ्लैट लेकिन बहुत सुंदर सैंडल। अब ये कहना मुश्किल था कि वो सैंडल पहनने से खूबसूरत था या उसके पैरों में आने के बाद खूबसूरत हो गया। हाथ में उसने सिर्फ घड़ी पहना था। वो अपना फ़ोन ले नीचे आती है तो दिखती है आरव नीचे ही है। आयंसी को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आयंसी उसके पास अपनी ड्रेस दिखाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है भैया कैसा लग रहा हूँ मैं। आरव उसके माथे को चूम उसके एक गाल पर हाथ रख मुस्कुराकर कहता है मेरी गुड़िया तो हमेशा ही प्यारी लगती है। आरव के मुंह से तारीफ सुन आयंसी का गाल गुलाबी हो जाता है जिससे देख आरव मुस्कुराकर कहता है अरे मेरे बच्चे का गाल तो गुलाबी हो गया। आयंसी के फ़ोन में मैसेज आता है तो वो आरव को देखकर कहती है भैया फ्रेंड आ गए जाऊँ? आरव चलो लेकिन इस घड़ी को अपने से बिल्कुल अलग मत करना और फ़ोन ऑन रखना ओके। आयंसी ओके बोल निकल जाती है। आरव को आयंसी को ऐसे भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो उसे जाने ना दे लेकिन आयंसी के चेहरे की खुशी देख उसने उसे रोकना सही नहीं समझा। आयंसी बंगले से निकल कुछ ही दूर आती है तो उसे एक कार नज़र आती है। वो जल्द से उसके पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल उसमें बैठ जाती है। कारी अयान की थी। अयान ने आज ब्लैक जीन्स वाइट शर्ट उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर, बालों में को जेल से सेट किया हुआ था, हाथों में महंगी घड़ी, पैरों में वाइट जूते। इसमें कोई शक नहीं था कि अयान गजब का हैंडसम था इसलिए लड़कियां उसके जाल में जल्दी फंस जाती थी। अयान एकटक आयंसी को देख रहा था जिससे वह असहज महसूस कर रही थी लेकिन उस मासूम को समझ नहीं आ रहा था कि अयान के देखने से उसको अजीब क्यों लग रहा है। आयंसी अपने घर से बाहर आ जाती है। उसको कुछ दूरी पर एक कार नज़र आती है और उस कार को देख उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। आयंसी जल्दी से वहाँ से जा पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाज़ा खोल बैठ जाती है। जब वो अयान की तरफ देखती है तो उसे बड़ा असहज महसूस हो रहा था क्योंकि अयान उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आयंसी के बैठने की वजह से फ्रॉक थोड़ी ऊपर उठ गई थी जिससे उसकी गोरी थाई दिख रही थी और आयंसी उसको ढकने की कोशिश कर रही थी। अयान उसके तरफ झुकने लगता है तो वो पूरा सीट पर चिपक जाती है। वो उसकी थाई पर हाथ रख सहलाने लगता है और उसके होठों की तरफ झुकने लगता है जिससे आयंसी का चेहरा रोने जैसा हो गया था लेकिन अयान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ता है और उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसको चूमने लगता है। अभी 30 सेकेंड ही हुए होंगे कि आयंसी की सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अयान को दूर कर रही थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे 1 मिनट बाद अयान उसे दूर होता है तो आयंसी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में पानी आ गया था जिससे साफ पता चल रहा था कि अगर अयान उसको नहीं छोड़ता तो वो रोना स्टार्ट कर देती। आयंसी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। आयंसी मासूमियत से कहती है ये क्या है? आपने मुझे किस क्यों किया? अयान वो क्या है ना लिटिल प्रिंसेस, तुम्हें देख कंट्रोल नहीं हुआ। आयंसी मतलब? अयान बात बदलते हुए कहता है वो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना तो मैं कुछ भी करूँ तुम्हें मुझे रोकना नहीं है। फिर उदास होने का नाटक करते हुए अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम ब्रेकअप कर लेंगे। आयंसी जल्दी से उसके गाले लगकर रोते हुए कहती है नहीं आप मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आयंसी को ऐसे देख अयान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल
थी, वो यही तो चाहता था आयांशी उससे दूर होती ही तो वो फिर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है। आयांशी सिसकते हुए कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? आयान उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कहता है, बिल्कुल नहीं लिटिल प्रिंसेस। फिर उसके आंसू पोंछे, अब चलो पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे और बर्थडे गर्ल रोते हुए अच्छी नहीं लगती है। वो दोनों फिर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक क्लब के बाहर रुकती है। आयान अपनी गाड़ी से उतर फिर आयांशी को भी उतारता है। आयांशी उस क्लब को देख और उसके नाम को देख रही थी। ये वो जगह तो नहीं थी जहां हम जाने वाले थे। आयान, हाँ लिटिल प्रिंसेस, ये वो जगह नहीं है, उससे अच्छी जगह है। फिर वो आयांशी को अंदर लेकर जाता है। वहीं आयांशी को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे। आयान उसे एक जगह ले जाता है जहाँ 4-5 लड़के का ग्रुप था और आयांशी की तरफ देखकर कहता है, मीट माई गर्लफ्रेंड आयांशी। वो लड़के हवस भरी नज़रों से आयांशी को ऊपर से नीचे देख रहे थे। उनके रॉकी भी था। वो आयांशी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय ब्यूटीफुल। आयांशी भी उससे हाथ मिलाकर कहती है, हेलो भैया। रॉकी मुंह बनाकर कहता है, डोंट कॉल मी भैया, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। जैसे आयान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वैसे हम भी हैं। इतना बोल वो और बाकी लोग हंसने लगते हैं। मासूम आयांशी को उनकी डबल मीनिंग बातें कुछ समझ नहीं आती। रॉकी उसके हाथों को अपने अंगूठे से रब कर रहा था जो आयांशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो रुधू हुई गले से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। वो रॉकी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वहाँ कोई ऐसा भी था जिसे ये सब देखा गुस्सा आ रहा था। ये और कोई नहीं, विराट था। वो आयांशी से कहता है, तुम मुझे भैया ही कहना, मुझे अच्छा लगेगा कि इतनी क्यूट सी बच्ची मुझे भैया कहे। वो ये सब मुस्कुराकर कहता है तो वो भी मुस्कुराकर हाँ कर देती है। विराट आयान से कहता है, तू मेरे साथ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो आयान को लेकर साइड में चला जाता है और गुस्से में कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है, क्या करने वाला है तू उस बच्ची के साथ? आयान मुस्कुराकर कहता है, मैंने क्या बेहुदा हरकत की, देखा नहीं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विराट गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, किसी और को बनाना। मुझे पता है कि तू उस बच्ची से कोई प्यार नहीं करता, बस आरव से बदला लेना चाहता है। तुझे पता है ना ये कैसी जगह है, फिर भी उसे ऐसी जगह लाया। और तेरी दुश्मनी आरव से है तो जाकर उससे बदला ले, उससे लड़, एक बच्ची को मोहरा मत बना, बहुत मासूम सी है वो। आयान गुस्से में कहता है, अपना लेक्चर अपने पास रख तू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तू मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर का बेटा है, इसलिए झेल रहा हूँ तुझे, और मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आरव की कमजोरी है उसकी बहन, और मैं उसकी कमजोरी पर वार करूँगा। जिससे दर्द उसकी बहन को होगा, लेकिन उस दर्द से तकलीफ उसके भाई को। तू देखते जा आज रात मैं क्या करता हूँ उसकी लाडली बहन के साथ। उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था, सुबह मॉल में उस लड़की के वजह से मारा। सबकी कीमत उसकी बहन से वसूलूंगा। वो हाल करूँगा इसकी कि लोगों की रूह कांप जाएगी और इसके भाई का आकर टूटेगा। इतना बोल वह वहाँ से चला जाता है। उसको जाते देख विराट मन में कहता है, इसके भाई की अकड़ टूटे ये ना टूटे, लेकिन तेरी हड्डी जरूर टूटेगी, क्योंकि जो दूसरी लड़की के साथ गलत करने पर तुझे कुत्तों के जैसा मार सकता है, वो खुद की जान से प्यारी बहन के साथ गलत होने पर पता नहीं क्या कर दे। आयान आयांशी के पास जाता है तो आयांशी उसके हाथ पकड़ अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर कहती है, घर जाना है आयान? हाँ लिटिल प्रिंसेस, जाएंगे ना घर, पहले रूम में चलते हैं, वहाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। इतना बोल वो आयांशी को एक रूम में ले जाता है। उस रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे कमरे में रेड और वाइट गुब्बारे थे। बीचों बीच आयांशी का फेवरेट चॉकलेट केक रखा हुआ था, जिसे देख आयांशी की आंखें चमक जाती है। वो कैंडल बुझा केक कट करती है और आयान को खिलाती है। आयान भी उसको केक खिलाता है। फिर एक जूस का गिलास जो टेबल पर रखा था उसको आयांशी की तरफ बढ़ा देता है और आयांशी पूरा जूस पी लेती है, जिससे पीने के बाद उसके हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। वो गिरने वाली होती है कि आयान उसको थाम लेता है और झूठा दिखावा करते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना?
आयंसी को हल्का हल्का होश था। वो खुद को होश में रखने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, घर जाना है। अयान मन में कहता है, चक्कर तो आना ही है ना प्रिंसेस, तुमने वो जूस जो पिया है, वो जिसमें मैंने नशे की गोली मिलाई थी, आज की रात मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा और तेरा वो भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस वक्त अयान के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। वो आयंसी को गोद में उठाए बेड पर लेटाता है। अब आयंसी पर नशा धीरे धीरे हावी हो रहा था। आयंसी को बेड पर लेटाने के बाद अयान उसके बॉडी को एक नज़र देखता है, जैसे अपने उस आँखों से उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। उसकी आंखों में हवस साफ साफ नज़र आ रहा था। अयान अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, उसके बाद अपनी शर्ट खोल बेड के दूसरी तरफ फेंक देता है। इस वक्त वो शर्टलेस था। वो आयंसी के ऊपर झुकने लगता है तो आयंसी के मुंह से धीरे से निकलता है, मम्मा। इंडिया। सिया अपने रूम की सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ लग टेबल पर रखा आयंसी का फोटो नीचे गिर टूट जाता है। उस टूटे फ्रेम को देख सिया अपने दिल पर हाथ रख घबराते हुए कहती है, कांच का टूटना सुगुन होता है मेरी बच्ची, वो ठीक हो तो होगी ना। सिया का मन बहुत घबरा रहा था। उसे एक अनजाना डर सता रहा था कि आयंसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो जल्दी से नीचे बैठे उस फोटो फ्रेम को उठाती है और उसके ऊपर टूटे पड़े कांच को हटाने लगती है। उसके हाथ में कांच से चोट भी लग गया था, जिससे खून निकल रहा था, लेकिन उसको अपनी चोट की जरा भी परवाह नहीं थी। सिया वो फोटो फ्रेम से कांच निकल ही रही थी, तभी राघव कमरे में जाता है और सिया को ऐसा देख जल्दी से उसके पास जा उसको बाजू में पकड़ उठाता है और उसके हाथ में देख हल्के गुस्से में कहता है, पागल हो तुम, क्या कर रही थी, देखो कितनी चोट आई है। राघव जल्दी से जाकर उसके बेड पर बैठाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और डेटॉल को कॉटन में डुबा उसके हाथों का जख्म साफ करने लगता है। सिया की आंखों में आंसू थे तो राघव उससे प्यार से पूछता है, ज़्यादा दर्द हो रहा है? सिया नम आंखों से कहती है, आंसू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ आरव को फ़ोन कर पूछो ये ना आंसू कैसी है। ये सब कहते हुए सिया के चेहरे पर आयांसी के लिए चिंता साफ नज़र आ रही थी, जिसे देख राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो सिया के हाथों सीगी पट्टी करता है, फिर आरव को कॉल स्पीकर में रखता है। आरव ने पहली रिंग में ही कॉल उठा लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही सिया कहती है, आरव भैया आंसू कैसी है, वो ठीक तो है ना? आरव सिया की बातें सुन समझ गया था कि वो रो रही है। वो थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आप रो रही हो क्या? राघव, तुम्हारी भाभी को आंसू की चिंता हो रही है। आरव, भाभी चिंता मत करिए, आंसू ठीक है। सिया, मुझे बात करना है उससे। आरव, अभी आंसू तो पार्टी में गई है तो मैं बात नहीं करा सकता, लेकिन आप चिंता मत करो, जब वो लौटेगी तब मैं बात करवा दूंगा। सिया, आंसू और अपना ख्याल रखना। आरव मुस्कुरा कर कहता, डोंट वरी भाभी, मैं अपना और आंसू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना बोल वो कॉल काट कर देता है, लेकिन अब उसे भी आयंसी की चिंता होने लगी थी। अयान आयंसी पर झुकने लगता है, तभी उसका दोस्त रॉकी अंदर आ जाता है। इस वक्त वो पूरी तरह से नशे में था। वो नशे की हालत में कहता है, क्या भाई अकेले अकेले मजा करने का इरादा है क्या? थोड़ा मज़ा हमें भी करने दो, थोड़ा मज़ा हमें भी करने दो। अयान मुस्कुराकर कहता है, तू तो भाई है अपना, चल दोनों मिलकर मज़ा करते हैं। रॉकी आयंसी को हवस भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, भाई वो आरव जैसा भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी बहन कतई जहर है। वो आयंसी के गोरे पैरों की तरफ बढ़ता है और उसके पैरों पर हाथ फेरने लगता है। अयान आयंसी के होठों की तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। आयंसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो हल्के होश में थी, जिस कारण वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अयान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नन्ही सी जान चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रॉकी ने भी अपने शर्ट खोल दिए थे। अयान आयंसी के ड्रेस का आधा जिप खोल देता है और उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे कर देता है, जिसके उसका कंधा साफ साफ नज़र आ रहा था। वो उसके कॉलर पोन पर किस करता है और वहाँ काट भी देता है, जिससे आयंसी के मुंह से हल्की सिसकी निकल जाती है, जो काफ़ी था अयान जैसे हवान को पागल करने के लिए। वो उसकी पूरी ड्रेस खोल पता, तभी एक धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है। दोनों
उस तरफ देखते दरवाजे के पास खड़े शख्स को देख रॉकी का पूरा वह नशा उतर जाता है, क्योंकि दरवाजे के पास और कोई नहीं आरव था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, मानो उसमें खून उतर आया हो। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। वो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत का देवता द्वार पर खड़ा हो। उसके साथ विराट भी था, उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आरव को देख रॉकी की बॉडी डर से ठंडी हो जाती है, लेकिन आयान उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे आरव से कहना चाह रहा हो कि देखो अपनी बहन की हालत क्या हो सकता था। आरव जाता है और एक पंच आयान के मुंह पर मारता है, जिससे आयान को संभालने का मौका नहीं मिलता और वो सीधा जमीन पर गिरता है। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। आरव उसको उठाकर उसका सर दीवार पर मारता है और गुस्से से कहता है, हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी बहन को हाथ लगाने की। वो आयान के चेहरे पर मुक्के की बरसात कर रहा था। आयान के सर से खून बह रहा था और आरव के सर पर आयान को मारने का जुनून सवार था। आरव आयान को नीचे गिरा उसे लातों से मारते हुए रहता है। आयान की हालत खराब हो रही थी। तभी आयांशी को थोड़ा थोड़ा होश आता है, तो वो अपनी सर पकड़ उठती है तो देखती है कि आरव आयान को बुरी तरह मार रहा है। तभी वो लड़खड़ाती कदमों से आरव के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ नशे में टूटे फूटे शब्दों में कहती है, आयान भैया मत मारो, आयान को मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। आयांशी की बातें सुन जहाँ मार खाते हुए भी आयान के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, वहीं आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो आयान को छोड़ आयांशी के बाजू को पकड़ झकझोर कर गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। आयांशी इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो नशे की हालत में क्या कहती है। मैं आयान से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनके साथ रहना है भैया। आरव अपना गन निकाल आयान पर पॉइंट करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आयान डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, देखो प्रिंसेस, तुम्हारे भैया मुझे मार देंगे, फिर तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। आयांशी आरव का हाथ पकड़ कर कहती है, भैया छोड़ो आयान को, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मुझे उनके साथ रहना है। आयांशी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है, लेकिन इस वक्त आरव को उसकी आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरव गुस्से से तेज आवाज में कहता है, शट अप, क्या प्यार प्यार लगा रखा है, कोई प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी उम्र कोई प्यार करने की नहीं है। आरव को तेज आवाज़ सुन आयांशी अंदर तक काँप जाती है। आरव का ध्यान उसके कपड़ों में जाता है तो वो गुस्से और बढ़ जाता है। वो अपना कोट खोल आयांशी को उससे ढक देता है, क्योंकि आयांशी का ड्रेस जीप खुला हुआ था कारण नीचे सरक रही थी। आरव आयान के पेंट पर एक लात मारकर कहता है, तेरी मौत मेरी हाथों लिखी है और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुझे मैं दर्दनाक मौत दूंगा। आयान दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहता है, मारना है मुझे मार दो, लेकिन कुछ करने के पहले एक बार अपनी बहन की हालत जान लेना कि वो मेरे बिना कैसे रहेगी। इतना बोल वो हंसने लगता है तो विराट कहता है, कितना घटिया इंसान है तू, एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है। आयान गुस्से में कहता है, मुझे पता है इस आरव को तुमने ही बुलाया होगा, तो अब मुझे लेक्चर मत दो, कैसा है दोस्त है तू। विराट गुस्से में कहता है, मैंने वही किया जो सही है, और रही बात दोस्त की तो तुझसे दोस्ती करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तोड़ता हूँ मैं तुझसे दोस्ती। विराट की बातें सुन आयान को जैसे मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ हो। आरव का मन कर रहा था कि वो आयान को जान से मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। आयांशी डर जाती इससे वो आयांशी का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है तो आयांशी कहती है, आयान जाइए। आरव गुस्से में कहता है, चुपचाप घर चलो, तुमसे तो मैं घर जाकर बात करूँगा। वह लड़खड़ाते कदमों से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी तो आरव उसको गोद में उठा वहाँ से निकल जाता है। आरव के पीछे विराट भी निकल जाता है। तब रॉकी आता है उसके पास और नौटंकी करते हुए कहता है, अरे भाई ये क्या हालत कर दी आपकी उस आरव ने। आयान गुस्से में कहता है, तुम्हें अब मेरी फिक्र हो रही है, उस वक्त तो भाग गए थे। रॉकी इमोशनल होने का दिखावा करते हुए कहता है, अरे भाई मैं तो मदद लाने गया था। फिर बात बदलते हुए, भाई हम जो करने वाले थे वो तो हुआ नहीं, उसकी बहन तो बच गई। आयान मुस्कुराकर कहता है, एक बार बच गई इसका मतलब ये नहीं हमेशा बच जाए। उसकी बात पर रॉकी भी मुस्कुरा देता है। आरव आयांशी को पैसेंजर सीट पर बैठा गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर जैसे ड्राइविंग सीट की तरफ जाने वाला होता है, तभी उसके कानों में विराट की आवाज़ पड़ती है,
तो वो रुक कर जाता है और विराट की तरफ मुड़कर उसको थैंक यू बोलता है। विराट, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बहन जैसी भी है। आरव फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और एक नज़र आयंसी को देख गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। इस वक्त उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आरव पूरे रिश्ते वही सब सोच रहा था जो कुछ देर पहले उस क्लब में हुआ, और बार बार उसके दिमाग में यही बातें आ रही थी कि आयंसी अयान से प्यार करती है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी उसके बगले में सामने रुकती है। आरव एक नज़र आयंसी को देखता है और वो सो गई थी। फिर वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल गाड़ी से उतरता है। फिर आयंसी के साइड दरवाज़ा खोल आयंसी को गोद में उठा बंगले के अंदर चला जाता है और उसे उसके रूम में ले जाकर बेड पर सुलाता है। बेड पर सुलाकर जैसे वो जाने वाला होता है, आयंसी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और नशे में बड़बड़ाती है, अयान पास जाना है। गुस्से से आरव की मुठ्ठियाँ कस जाती है क्योंकि वो अयन का नाम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। आरव आयंसी का हाथ धीरे से अपने हाथों से छुड़ाता है और उसके सैंडल उतारता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा रूम में बाहर चला जाता है। आयंसी के रूम से निकल आरव अपने रूम में जाता है और अपने असिस्टेंट को फ़ोन कर इंडिया की टिकट बुक करने बोलता है। इतना बोले वो कॉल कट कर मन में कहता है अब वापस भाई के पास जाकर ही सब सही होगा, क्योंकि आयंसी को भाई और भाभी ही अच्छे से समझा सकते हैं और इन अयान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो करने की कोशिश ये कर रहा था उसकी कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी, वो भी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीरेंद्र का घर डॉक्टर अयान की पट्टी करके जा चुके थे। इस वक्त अयान के कमरे में उसके अलावा वीरेंद्र और रॉकी भी था। वीरेंद्र गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है उस आरव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारने की। अयान भी ना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। वीरेंद्र गुस्से से कहता है उस आरव ने तेरा क्या हाल कर दिया और तू कह रहा है मैं कुछ ना करूं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अयान एक सातिर मुस्कान के साथ कहता है भाई जब उस आरव ने मुझे अपनी बहन के करीब देखा तब उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। जब मेरे करीब देखने भर से उसकी ये हालत हो गई है तो सोचिए जब मैं उसकी बहन को दर्द दूंगा तो वो कितनी तड़पेगा। वीरेंद्र उससे ज़्यादा वो राघव तड़पेगा और मुझे सिर्फ उसे तड़पाने हुए नहीं तिल तिल मरते हुए देखना है। इस वक्त दोनों भाई किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। उनके दिमाग में शायद बहुत खतरनाक कुछ चल रहा था जो लोगों की समझ से परे थे। रॉकी एक नज़र दोनों को देखता है, फिर कहता है भाई उस आरव ने तो हमको मारने की धमकी दी है। अगर सच में उसने आपको कुछ कर दिया तो? रॉकी की बात सुन अयान हंसने लगता है और कहता है वह ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी बहन भी जिंदा नहीं रहेगी। मैंने उस बेवकूफ़ लड़की को इस कदर अपने प्यार में पागल कर दिया है कि वह मेरे दूर जाने के ख्याल से मर ही जाएगी। बस देखते जाओ मैं उस लड़की का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और उसके भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार उनकी बहुत बड़ी कमजोरी हाथ लगी है जिससे इतनी आसानी से तो हाथ से जाने नहीं देंगे। अयान की बात सुनकर फिर वो तीनों हंसने लगते हैं। सुबह सुबह का वक्त, खिड़की का सूरज की रोशनी आयंसी के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसकी नींद खुलती है। लेकिन उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़ बैठती है। तभी आरव उसके सामने नींबू पानी का गिलास बढ़ाता है और कहता है इसे पियो और जल्दी से तैयार होकर स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना बोल वह कमरे से बाहर चला जाता है। आंसू को आरव का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी भी उसने इससे इतने रूड तरीके से बात नहीं की थी। आरव के ऐसे बात करने से आंसू की आंखें नम हो जाती है। वो जल्दी से नींबू पानी पीती है और वॉशरूम में नहाने चले जाती है। कुछ ही देर बाद वो नहा कर बाहर आती है। उसके बाद क्लोजेट की तरफ चले जाती है। आंसू पूरी तरह से रेडी थी। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था और पैरों में वाइट जूते, बालों को पोनीटेल में बांध रखा था जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, बस होठों पर पिंक लिप बाम लगाया हुआ था। आंसू बेड से अपना पेन लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा स्टडी रूम में जाती है तो देखती है आरव अपने
चेयर में आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है और धीरे से कहती है, भैया आंसू की आवाज़ सुन। आरव अपनी आंखें खोलते हैं और उससे बैठने को कहता है और तो आंसू बैठ जाती है। आरव, कल तुम पार्टी में किसके साथ गई थी? यह सुनते ही आंसू डर जाती है और डरते हुए कहती है, फ्रेंड के साथ। अयान सीरियसली होकर कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा फ्रेंड लड़का है जो कि तुम्हारे एज का भी नहीं है। सच सच बताओ आंसू, कौन था वह? आंसू डरते हुए कहती है, भैया मैं उससे प्यार करती हूँ। आरव हल्के तेज आवाज़ में कहता है, प्यार करती हो उससे? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? उस घटिया लड़के से दूर रहोगी तुम, समझी? आरव की तेज आवाज़ सुन आयंसी अंदर तक काँप जाती है और रोने लगती है। आरव सीरियस टोन में कहता है, जाकर पैकिंग करो, हम अभी इंडिया के लिए निकल रहे हैं। आयंसी अपने जगह से उठ सिसकते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे आयन के पास जाना है। ये सुनने के बाद आरव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आयंसी के पास आता है और गुस्से से कहता है, चुपचाप रूम में जाओ और पैकिंग करो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आयंसी जिद करते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे आयन पास जाना है। आरव गुस्से में कहता है, सेट अप आंसू, अगर एक और बार उस घटिया लड़के का नाम लिया तुमने तो 2 थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। चुपचाप रूम के जाकर पैकिंग करो। आरव ने इतनी तेज आवाज़ में कहा था कि आयंसी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।